अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस साल बहुत से न्यू नॉवेल्स जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कम से कम 4-5 तो हो ही गए हैं। तो बाकी जो एंड होने के करीब-करीब है वो चलते रहेंगे, ये भी न्यू वाले चलते रहेंगे। अभी कुछ राइटर्स के न्यू आए हैं जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि बहुत ही उम्दा और अच्छे होंगे, आप लोगों को पढ़कर मज़ा लगेगा, मैच्योर राइटर्स हैं। तो वही नावल हम लास्ट स्टार्ट करते हैं, सोनी मिर्ज़ा, इनका ऑलरेडी एक नावल हमारे चैनल पे चल भी रहा है। तो कुछ बातें इनकी तरफ से, राइटर की तरफ से करते हैं। जिस तरह रोज़-बरोज़ इस दुनिया की आबादी बढ़ती ही जा रही है, वैसे ही हर इंसान अकेला होता जा रहा है। अकेले होने का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई भी नहीं, बल्कि अकेला होना ऐसा है, जैसे आपका दिल किसी वीरान कब्रिस्तान में जा बैठा हो। जहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी फरियाद सुनने वाला और आपके दिल की कैफ़ियत समझने वाला और कोई भी नहीं। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि इस नौजवान नस्ल को शायद किसी की बद्दुआ लग गई है। तभी तो हर जवानी की दह सीढ़ी पर कदम रखने वाला इंसान तन्हा होता जा रहा है। फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। और हैरानगी इस बात की है कि हर कोई अपने इस टूटने और तन्हा होने का कसूरवार किसी दूसरे को ठहरा कर खुद इससे बरिज़िम्मा हो जाता है। हम में से अक्सर जवानी में किसी भी वजह से बहक जाते हैं, चाहे अपने नफ्स की तस्कीन के लिए या फिर चाहे गलत सोहबतों के ज़ेर असर होकर, और फिर अक्सर लोगों को मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ये यहाँ मैं शायद कुछ दिखना गलत दिख गई, जैसे हम में से अक्सर लोगों को मोहब्बत नहीं बल्कि आदत होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान हमसे बिछड़ गया, तो हम शायद मर जाएँगे। जुदा होने का खौफ भी रूह को लर्ज़ा कर रख देता है। लेकिन एक सवाल मैं आज ये लिख रही थी कि न जाने क्यों जब वही हकीकत बनकर हम पर टूटती है, तो हम क्यों खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। माना कि हमें तकलीफ़ होती है, हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर एक दिन सब्र क्यों आ जाता है? जिस इंसान से वक़्ती लगाव को हम मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं, वो मोहब्बत फिर कहाँ गायब हो जाती है? या तो वो कभी मोहब्बत ही नहीं, या फिर हम चुनाव में गलती कर गए। कुछ लोग हमारे लिए होते ही नहीं। हम सजदे करें, दुआओं में रोएं, वो कभी हमारे नसीब में लिखे ही नहीं होते। इन लोगों के मिलने की ख्वाहिश को तर्क कर देना दिल मार देता है, और कभी ना कभी वो जख्म भी भर ही जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग हमारी हंसी छीन के किसी और के साथ कहके लगा रहे होते हैं, क्या इनके मन पे बोझ नहीं होता? क्या इनको एहसास नहीं होता कि किसी की जिंदगी अजीरन बनाकर वो कैसे खुश रह सकते हैं? हम में से हर इंसान सिर्फ दूसरे को ही गलत समझता है। वक्ती तौर पर तो धोखा खोने खाने वाला खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान तस्वुर करता है, लेकिन वो शायद ये भूल जाता है कि धोखा खा लेना धोखा देने से बेहतर तो है। और जब इसी मोहब्बत से हार कर दुनिया की असलियत से वाकिफ होने के बाद जो हमारा अपने रब से ताल्लुक बनता है, तो वो शायद तकलीफ सहने से पहले कभी ना बने। हर टूटना बुरा नहीं होता, और हर तकलीफ हमें एक सबक देती है। बस हमारा नुकसान सिर्फ इतना होता है कि हम मासूमियत खो लेते हैं। चाहतों के मान वैसे नहीं रहते। दिल डूबकर खुदा की जानब उभर तो जाता है, लेकिन फिर दुनिया की तलब नहीं रहती। ऐसे ही है कि कहानी में गोशे कलम लिखने जा रही हूँ। ये इन चंद लोगों की कहानी है जो दुनिया की मंसूबा साजी और ज़िबाइश में इस कदर जकड़ चुके हैं कि इन्हें मोहब्बत ने पहले असली इंसान बनाया और फिर खुदा तक ले गई। ये कहानी डिप्रेशन और एंग्जायटी में मुब्तला हर शख्स की, और ये कहानी है ला ला के सफ़र पर रवाना हर मुसलमान की। ज़मीन छीन ली गद्दारों ने, आसमान ले लिया सितारों ने। यहाँ पर तो जिस्मों की हवस आ गई, इश्क रह गया बस पहाड़ों में। हमने तुझे कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, कभी जंगल, कभी सहरा, कभी मज़ारों में। अब समझी कि तू मुझे नज़र क्यों नहीं आया, मैं देखती थी सिर्फ़ तुझे सितारों में। इश्क़ ला हो तो यहाँ भी काबा, वहाँ भी काबा सुनी, वरना मुझे कुछ याद नहीं था इन नमाज़ों ने। उसी आसमान पर रात की स्याही में चाँद के चेहरे पर लहराते बादल कभी अपने इसे ढाँप देते, तो कभी इसके चेहरे से लहराती जुल्फ़ों की तरह हटते, इसके गिर्द फैली चाँदनी को खिलखिलाने पर मजबूर कर रहे थे।
इस काले स्याह बादलों की वजूद से झिलमिलाती तेज बारिश में खुले आंगन में खड़ी दोनों बाजू फैलाए लड़की ने अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठाया हुआ था। थर थर गिरती बारिश की बूंदें इसके चेहरे को तर कर रही थीं। इसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और लबों पर उभरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि उसे बारिश कितनी पसंद है और वो किस कदर पुरसकून होकर उससे लुत्फानंदोज हो रही है। वक्फे वक्फे से जब बिजली की कड़क आवाज पूरे आलम को हिला कर रख देती थी, तो वो तब भी डरकर अंदर भागने वालों में से न थी। कमर के आधे हिस्से तक आते इसके काले स्याह बाल पूरी तरह पानी में भीगकर बारिश के कतरे टपका रहे थे। वो काफी देर से यहाँ तन्हा खड़ी इस तूफानी मौसम में खुशियां तलाश करती, उसे पूरी तरह अपने वजूद में निचोड़ रही थी। अचानक किसी की आवाज से उसे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लाई। अमरहा! माँ की आवाज़ सुनते ही उसने झट से आँखें खोली और गर्दन घुमाकर पीछे देखा, तो साथ ही इसकी भीगी जुल्फ़ें भी आगे की जानिब लहरा गईं। ज़ियाना बेगम कमरे के दरवाज़े पर खड़ी थी। जी अम्मी, कब से देख रही हूँ कि तुम इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश में मज़े से खड़ी हो। बीमार हो जाओगी तुम, अब बस करो और अंदर आ जाओ। माँ की फ़िक्रमंदी देखकर वो हमेशा की तरह मुस्कुराई। जी अम्मी बस, थोड़ी देर और। इसके मासूमाना अंदाज में कहते ज़ियाना बेगम मुँह बसूरती हुई वापस कमरे में चली गई। उसने फ़ौरन अपना वही अंदाज़ दोबारा अपनाया और मौसम से हँस उठाने लगी। ये हीरा मंडी लाहौर का मंज़र था। एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के बीच की मालूम होती थी, लड़खड़ाते हुए इस बाज़ार हुस्न में दाखिल होता दिखाई दिया। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे और गले में लटकी अजीबो-गरीब ड्राउनी शक्ल वाली चेन, बिखरे हुए बाल, जो बिलख़ुसूस इसकी पेशानी को ढक रहे थे, बारिश की वजह से होने वाले कीचड़ में पाँव रखकर छींटे इसकी घुटनों से फटी हुई बोसीदा से पैंट को आलूदा कर रहे थे। गिरता पड़ता वो एक कोठे की दहलीज पर जा बैठा। कदरे मुनासिब सा गोरा रंग और हल्का सा बियर्ड जो इस पर काफी रूप उभार देता था। वो कई सानियों तक यहीं चौखट पर बैठा रहा। इसका बार बार झूलता वजूद गवाही दे रहा था कि वो इस पर नशे का शिकार है। एक आदमी आहिस्ते से डग भरकर इसके करीब खड़ा हो गया जो बिलाशुबा इसी कोठे के अंदरून से नमूदार हुआ था। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके उस नौजवान ने निगाह उठाकर ताड़ा। कौन हो तुम लड़के? और यहाँ क्यों बैठे हो? लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसका सवाल नजरअंदाज करके अपना सीधा रुख करते हुए उल्टा वो अपना सवाल दाग गया। हम्म, तुम्हारे हुलिये से तो लगता है कि कोई भिखारी हो। जिस बाजार में तुमने कदम रखा है, वहां पर पैसों के बगैर किसी हसीना की मुस्कुराहट भी नसीब नहीं होती। उसने जब दहलीज पर बैठे लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो वो गर्दानते हुए करंट लगने की मानद इसके रूबरू खड़ा हो गया। इस उधेड़ उम्र शख्स की आंखों में आंखें डाले वो इस अंदाज से उसे देख रहा था जैसे उसे ललकारने वाला हो। लेकिन अचानक वो खामोशी से अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर एक शॉपर बाहर निकाल लाया। सामने वाला मुंतजिर था कि इसके रंग ज़दा शॉपर में आखिर क्या है। जब ही उसने गांठ खोली और 5,000 के 2 नोट अधेड़ शख्स को हाथ में पकड़ाकर इसकी हथेली पर धर गया। ये लो 10,000 रुपए। इतना पैसों में कोई तो अच्छी लड़की मिलेगी ना? हाँ, अब तो जरूर मिलेगी। वो मुस्कुराकर बोला और फिर इशारतन उसे अपनी पैरवी करने का कहा। नौजवान लड़का आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ रहा था। यहाँ की सजावट और इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों के अंदाज देखकर हंस उठाता जा। फिर वो उधेड़ उम्र शख्स उसे एक बहुत बड़े कमरे में ले गया, जहाँ पर शायद कुछ तवाइफों की बोली लगाई जा रही थी। सामने फूलों के सजे हुए झूले पर एक 40 साला खातून बड़े अंदाज से बैठी थी। इस खातून की निगाहें सबसे हटकर अब इसी नौजवान पर जमी थी। ये किस फकीर को उठा लाए हो शेखू? वो शायद इसी उधेड़ उम्र शख्स से मुखातिब थी। आवाज में ऐसा रोब था जैसे वो कोई मलका हो। लैला, ये कोई फकीर नहीं है, बस अपनी आरज़ू पूरी करने आया है। कोई भी लड़की चल जाएगी। 10,000 रुपए दिए हैं इसने मुझे। 10,000 में तो कोई आम सी लड़की ही मिलेगी इसे। कोई हसीन सादी तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी हो, बस पूरी रात के लिए चाहिए। उस नौजवान ने बहुत ही मुतमईन होकर कहा। ठीक है, शगुफ्ता को भेजो। वो खातून अपने करीब खड़ी एक मुलाजमत से कह रही थी जो तेजी से अंदरूनी कमरों में कहीं गायब हो गई। ये नौजवान अब शगुफ्ता नामी लड़की को देखने के लिए बेताब था, लेकिन यहाँ तो किस्मत कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। वो खामोश खड़ा अपने इर्द गिर्द होने वाली गुफ्तगू को समाप्त कर रहा था। लैला, इस बार कोई कवारी चाहिए? आज मेरा मन हो रहा है कोई कवारी लड़की के साथ कुछ हसीन पल बिता जाए। एक 45 साला शख्स इससे मुखातिब था। वैसे तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है दिलदार। आज ही कवारी लड़की मेरे पास आई है। बहुत ही खूबसूरत और हसीन है।
लेकिन लेकिन क्या? इस दिलदार नामिन शख्स ने पूरा मुँह खोला। देखो, आमतौर पर मैं कुँवारी लड़कियों का 2 से 3 लाख लेती हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत हसीन है, इसलिए इसका मैं 10 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं लूँगी। अगर मंज़ूर है, तो बोलो, वरना किसी आम लड़की से काम चला लो। हुँ? क्या कहते हो? नौजवान इसकी बातें बड़े गौर-व-फ़िक्र से सुन रहा था। ठीक है, मैं लड़की देखकर फैसला करूँगा। हाँ, तुम जाओ शाज़िया, ज़रा अलीशा को बुला कर लाओ। वो अब ख़ातून बिलाशुबा दूसरी मुलाज़िमा से मुख़ातिब थी। जैसे ही वो गई, तो पहली वाली मुलाज़िमा शगुफ़्ता को लेकर सामने आ गई। ये लड़की कम और ज़्यादा लग रही थी। काफ़ी भारी जिस्म और सांवला-सा रंग। नौजवान को तो जैसे ही दिल जलकर राख हो गया। लो मियाँ, आ गई तुम्हारे लिए लड़की। अब जाओ, इसे ले जाओ और कल सुबह 6 बजे ये यहाँ वापस मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। खातून ने जब इसे रोशनास करवाया तो नौजवान अपने भवें सुकेड़े अजीब अंदाज से इसे घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और आपने एक इतनी मोटी भैंस को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे इस लड़की के लिए तो मैं 1 रुपया भी ना दूँ। वो लफ्ज़ों में तनाव पैदा करके बरस पड़ा। शगुफ्ता तो टूटा-सा दिल लेकर दीदे फाड़े उसे तकती रह गई। हाँ, तो 10,000 दिए हैं ना? कौन-सा कोई फैक्ट्री लिखकर मेरे नाम रखती है? अगर अच्छा माल चाहिए, तो पैसे भी अच्छे लाओ मियाँ। इस खातून ने एक यकदम खड़े होकर अपने हाथों को मसलते कहा। इससे पहले कि वो नौजवान कोई जवाब देता, तो एक लड़की दूसरी मुलाज़िमा के साथ आती दिखाई दी। इस पर निगाह पड़ते ही वो नौजवान अपनी ज़ुबान पर ताला लगा गया। ये लड़की तो सच में गज़ब की खूबसूरत थी। इंतहाई गोरा रंग, तीखा-सा छोटा नाक, छोटे-छोटे अनाबी होंठ, बड़ी और घनी पलकों वाली नशीनी आँखें, जिनका रंग गहरा नीला था। ऐसा लगता था जैसे उसे छूने से भी वो मैली हो जाएगी। वो इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी कि नौजवान की निगाहें इसके ताक़ुब में खो गईं और होश तब आई जब लैला ने दोबारा बोलना शुरू किया। दिलदार, ये है वो लड़की। अब ज़रा देखो और बताओ, इसके 10 लाख दोगे या नहीं? खातून इस 45 साला शख्स की जानिब मुड़े। अरे वाह भई! ये तो सच में है हीरा। अभी इसी वक़्त इस हसीना को मेरे नाम कर दो। पूरे 10 लाख तुम्हारे लिए लैला। जब नौजवान ने इस शख्स की बातें सुनी तो निगाह फाड़कर घूरने लगा। वो किस कदर हवस भरी निगाहों से इस मासूम हसीना को देख रहा था ना। और जब नौजवान ने निगाहें उस लड़की की जानिब घुमाई तो वो नजरें झुकाई खड़ी थी। अगर वो कोई तवाइफ नहीं थी तो इसकी आंखों में शर्मिंदगी क्यों थी? और अगर इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी तो वो यहाँ क्यों आ गई थी? तरह तरह के सवालात और वसवसे उसके जहन में आते रहे और हवास फिर से तब बाख्ता हुए जब दिलदार नामी शख्स इसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो लड़की मासूमियत से पीछे पीछे खिसक रही थी। रुक जाओ दिलदार, लड़की काफ़ी शर्मीली है। तुम्हें बताया तो है कि कुँवारी है, इसलिए अभी ज़्यादा शर्म आती है इसे। जब तुम्हारे पहलू में आएगी, तो उतर जाएगी सारी शर्म। लेकिन जब तक के लिए तुम थोड़ा सब्र कर लो। खातून बुलंद आवाज़ में बोली। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे लैला, नौजवान ने कहा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि 10,000 में शगुफ्ता ही मिलेगी और अगर तुम्हें मंज़ूर नहीं है, तो अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। खातून गरजी, मुझे शगुफ्ता नहीं चाहिए। मैं इस लड़की के 10 लाख दूँगा, लेकिन ये लड़की मुझे चाहिए। वो यकीनन अलीशा की ही बात कर रहा था। उसने बस एक निगाह उठाकर इस नौजवान को देखा और दोबारा फिर से निगाहें झुका लीं। तुम 10 लाख कहाँ से दोगे लड़के? तुम्हारी हुलिये से तो लगता है तुम बहुत ही गरीब घराने के लड़के हो। आपको पैसे चाहिए और मैं आपको पैसे दूँगा। मैं वो पैसे किस तरह आपके पास लाता हूँ, ये आपका मसला नहीं है। लेकिन ये लड़की सिर्फ़ मेरे साथ जाएगी। देखो मियाँ, मैं सौदा कर चुकी हूँ। दिलदार मुझे अभी और इसी वक़्त इस लड़की के 10 लाख देने को तैयार है और मैं तुमसे भी 10 लाख लेकर अपना सौदा ख़राब नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपको 11 लाख दूँगा। जवाब सुनकर खातून की भवें तन गईं। ऐसे कैसे 11 लाख दोगे? ये लड़की सिर्फ़ मेरे साथ जाएगी। मेरे? सुना तुमने? वो आदमी धाड़ा। फैसला मैं करूँगी कि ये किसके साथ जाएगी और किसके साथ नहीं। सुनो लड़के, मैं अपना सौदा खराब करूँगी तुम्हारी खातिर, लेकिन बदले में मुझे पूरे 15 लाख चाहिए और अगर तुमने मुझे 15 लाख नहीं दिए, तो मैं 10 लाख में ही ये लड़की दिलदार के हवाले कर दूँगी। जब खातून ने अपना हुक्म सादर किया तो वो शख्स बोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो हाथ के इशारे से ही इसे खामोश करवा गई थी। ठीक है, कल रात इसी वक़्त मैं 15 लाख लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा, लेकिन तब तक इस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इसके अल्फ़ाज़ सुनते अलीशा ने एक बार फिर से निगाहें उठाकर इसे देखा और दोबारा झुका ली। ठीक है मियाँ, तुम्हारी अमानत रहेगी हमारे पास। शुक्रिया।
मुख्तसर कह के जैसे ही वो नौजवान जाने लगा तो लैला ने पीछे से सदा दी, शगुफ्ता को तो साथ ले जाओ। अब नहीं, उसने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। तो फिर अपने 10,000 वापस ले लो। मैं किसी एक का 1 रुपया भी फालतू नहीं रखती। आप इस 10,000 को मेरी ठप्पी समझ कर रख लें और दोबारा बता रहा हूँ कि कल मुझे ये लड़की वैसी ही चाहिए, जैसे आज है। इसे कोई हाथ ना लगाए। लैला जब अमानत रखती हैं तो इसमें खयानत नहीं करती मियाँ। बेफिक्र रहो। इसका जवाब सुनकर वो खामोशी से अपने सर को झुकाए बाहर निकल गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लैला, दिलदार दांत पीस कर बोला। नाराज क्यों होते हो दिलदार? मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का 15 लाख का इंतजाम कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर अलीशा तुम्हारी होगी। वो बेयकीन होकर मुंह मुड़ोड़ता हुआ वापस चला गया। तभी लैला वापस घूमी। ले जाओ इसे अंदर। हुक्म मिलते ही 2 कनीजें इस लड़की का बाजू पकड़कर अंदर कदम बढ़ा गईं। वक्त था दिन के 11 बजे का, जब अमरहा अपनी बचपन की दोस्त रिमशा के हमरा फुटपाथ पर चल रही थी। आज क्या बना इस केस का? तुम्हें बताया तो था मैंने कि आज जज साहब ने फैसला सुनाना है। मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी केस तुम ही ने जीता होगा। ऑफ कोर्स। उसने शेखी भगारी। यकायक कहीं दूर से इन्हें शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद कदम मजीद आगे बढ़ाए तो लोगों का एक बहुत ही बड़ा हजूम किसी माल की जानिब नजर आया। यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े बैनर्स लगाकर किसी हस्ती की आमद की कहकशाएं रोशन की जा गई थी। यार अमरा, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम? वो शाने समेट गई। चलो तो जरा, देखते हैं हम। उसने हाथ पकड़कर खींचा। यार रिमशा, छोड़ो ये सब, घर चलो प्लीज। नहीं ना, तुम आओ तो सही। वो बस जिद थी और उसे खींचती हुई हजूम के पास ले गई। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? रिमशा ने हजूम में खड़ी एक लड़की से पूछा। अरे, तुम्हें नहीं पता? रॉकस्टार्स अभियान का कंसर्ट शुरू होने वाला है यहाँ, और हम सब लोग तो यहाँ पर टिकट लेने के लिए खड़े हैं। नाम सुनते ही रिमशा का मुंह खुले का खुला रह गया। चलो भी अब मिशा। अमरहा ने पीछे घसीटा। वो हमेशा प्यार से इसे मिशा ही कहती थी। यार तुमने नहीं सुना? उस लड़की ने कहा कि रॉक स्टार जावियान का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। ये जानते हुए भी कि मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, तो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए कह रही हो? ओह प्लीज मिशा, अब ये मत कहना कि तुम्हें इसके कॉन्सर्ट में शामिल होना है। उसके कहने पर मुकाबिल खड़ी लड़की ने जबान बाहर निकाली। ओह नहीं मिशा, प्लीज घर चलो। वो इसका जवाब बहुत अच्छे से समझ गई थी। देखो, तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैंने आज तक उसे सिर्फ स्क्रीन पर देखा है। अगर आज पहली बार रियलिटी में उसे देखने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज इनकार मत करो। मुझसे गलती होगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के घर से पिक कराई। तुम्हें पता भी है इनकी टिकट कितनी महंगी होती है? यार मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे आज इसका कॉन्सर्ट अटेंड करना है तो करना है। एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी घर वापस जाना है। तुम तो फ्री ही हो जाती हो, लेकिन मुझे अपने अगले केस की तैयारी करनी है। और दूसरा, इसकी टिकट इतनी महंगी होगी कि तुम्हारी सोच है। और फिर तीसरा ये कि जिस इंसान का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए तुम मरी जा रही हो, वो इंसान तुम्हें जानता तक नहीं है। अगर पैसे खर्च करने का इतना ही शौक है, तो ऐसे बंदे पर करो जो तुम्हें जानता हो और जो तुम्हें याद रखे। तुम्हारी ये फजूल के शौक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जैसे-जैसे वो इसे समझा रही थी, रिमशा को इस पर गुस्सा आता जा रहा था। फिर अगले ही पल वो गुस्से से इसका बाजू झटकती हुई पीछे हुई। तुम्हें मेरे शौक फजूल नजर आते हैं? तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं ये कॉन्सर्ट अटेंड किए बगैर नहीं जाऊंगी। वो इश्तियाल अंगेजी से बोली। मिशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये देखो, सब अमीरों के चौंचले हैं। जितने पैसों का तुम इसका टिकट बाय करोगी ना, इतने पैसों में तुम अपना अच्छा सा ड्रेस ले सकती हो। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है अमरहा। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। उसने अपने दोनों बाजू सीने पर रखकर कहा। वो कुछ देर खामोश रही और फिर इसका बाजू पकड़कर गुस्से से इसे टिकट सेंटर के पास ले आई। अब मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाई हो? तुम्हारा ये फूला हुआ मुंह ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसलिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें खुश करने के लिए। ये अमरहा का प्यार था या गुस्सा, वो समझ नहीं पाई। भाई साहब, टिकट कितने का है? मैडम 8,000 का। अभी उसने पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला ही था कि रकम सुनकर इसके होश उड़ गए। पर्स को वापस बंद करके उसने एक नज़र चेहरा सुर्ख करते हुए अपनी दोस्त को देखा, जो अब मासूमियत का पुतला बने खामोश खड़ी थी। फिर न जाने उसे क्या सोची, और पर्स पर्स में से हाथ डालकर 8,000 रुपए सामने मौजूद शख्स को पकड़ाते हुए एक टिकट ले लिया। इस टिकट को उसने झट रमशा के हाथ में थमाए खुद भीड़ से बाहर निकल आई। वो देख सकती थी कि अमरहा का चेहरा इस पर गुस्से से तना हुआ था। ए यारा, तूने अपनी टिकट क्यों नहीं दी? रिमशा ने उसका बाजू खींचकर रुख अपनी तरफ मोड़ा।
क्योंकि मैंने आज जो केस जीता है, उसके मुझे फ़िलहाल सिर्फ़ 10,000 रुपए ही मिले थे, जिसमें से 8,000 का मैं तुम्हें टिकट देके दे चुकी हूँ और मेरे पीछे सिर्फ़ 2,000 बचे हैं। अब मेरे पास इतने फ़िज़ूल पैसा नहीं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई उस इंसान के लिए खर्च करूँ जो मुझे जानता तक नहीं है। वो गुस्से में इतनी तेज़ी से बोली कि एक पल भी साँस का नहीं लिया। यार, अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा और बदकिस्मती से आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसने मुँह लटकाए कहा। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तुम जाओ अपने इस रॉकस्टार्स अभियान का दीदार करो जाकर और मैं भी देखूँगी कि वो तुम्हें एक बार भी हाय करता है या नहीं। अपनी अपनी बात मुकम्मल करके उसने रुख दूसरी जानिब मोड़ा। माना कि वो मुझे बहुत अज़ीज़ है, लेकिन तुम भी उससे ज़्यादा अज़ीज़ हो। प्लीज़ अब कोई सॉल्यूशन निकालो ना यार। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। इसे दोनों कंधों से पकड़कर रिमशा ने मासूमियत से कहा। वो लम्ब-भीचे, सड़ियल अंदाज में उसे घूरने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मिशा। अमरा का लहजा अब काफ़ी नरम था। मेरे पास एक आइडिया है। वो चुटकी बजा गई। क्या? अगर हम दोनों एक साथ एंटर होंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि टिकट तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों अलग-अलग जाएँ तो हम एक ही टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी फनी। तुमने वहाँ जो गार्ड्स खड़े हैं ना, इनको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? उसने जब रिमशा का मज़ाक उड़ाते हुए कहा तो वो संजीदगी से ताड़ने लगी। यार, इन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है? टिकट पे नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है। हम कुछ लोगों के वक़्फ़े के बाद आ जाएँगे। तो जब तुम अंदर चली जाओगी, वापस आकर मुझे टिकट टिकट कैसे दोगी? हल्के में ले लिया तुमने अपने दोस्त को। पहले ये टिकट लेकर मैं अंदर जाती हूँ और फिर मैं तुम्हें अंदर जाकर कॉल करूँगी। इस माल का कोई ना कोई तो चोर स्विच ज़रूर होगा और मैं तुम्हें वहीं से टिकट पकड़ा पकड़ा दूँगी। तुम सामने से एंटर होकर आ जाना। अपनी सुनाकर बिना उसकी सुने वो बस फिर भागती हुई अंदर चली गई। जाते वक़्त उसने जैसे ही गार्ड को अपनी टिकट दिखाई, तो अंदर दाखिल होते ही वही टिकट इस गार्ड के पीछे चुपके से फेंक दी। जब उसने मंसूबा तब्दील किया तो वो समझ गई। अमरा ने बड़ी होशियारी से बैठकर भीड़ में इस टिकट को उठाया और अंदर आ गई। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली बजाई। यार फ़ोन उठा ले। सईद कब से उसे कॉल्स मिला रहा था, लेकिन कॉन्सर्ट की तैयारी में मसरूफ़ होने की वजह से ज़ावियान ने मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसे एक लड़का बुलाने के लिए आया। सर, कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है। आपके फैन्स आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। प्लीज़ कम। ओके, आई एम कमिंग। उसने बड़े नखरीले अंदाज में कहा और चंद ही पलों में वहां बने एक बहुत ही बड़े और शानदार स्टेज पर कदम रखा। मॉल की सारी रोशनियां बुझा दी गई। तालियों की भरपूर शोर समेत स्टेज के नीचे लोगों से भरा हाल पुरजोश आवाजों से गूंज रहा था। आंखों में रोज खुशनुमा रंग और हाथों को खुशी से पीटते वो स्टेज पर अंधेरे में खड़े शख्स को चमचमाती निगाहों से ताक रहे थे। फिर इस भरपूर हजूम में कहीं दूर बीच में खड़ी अमरा और रिमशा भी अब उसे एक नज़र देखना चाहती थी। सावियान सावियान के नारे लगाने वाले कुछ मनचली लड़कियों ने फ्लाइंग किस देना शुरू कर दी। फिर अंधेरा अचानक छट गया और रोशनियों का एक खुमार उसे चलते हुए वजूद के इर्द गिर्द गर्दिश करने लगा। एक शख्स फिर आवाज में जोश लिए गुनगुनाने लगे, जिसका पूरा जिस्म रोशनी में डूबा था और बाकी सारा चेहरा अंधेरे की लपेट में। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। अभी वो शुरुआती फिक्रों पर ही गुनगुनाना शुरू हुआ था कि अवाम ने हूटिंग कर करके माहौल में खुशगवार तासुर भर दिया। इसकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी कि अमराह जैसी लड़की, जिसे अमूमन गुलकारों या किसी भी स्टार के फैंस दिमागी तौर पर पागल लगते थे, अब वो खुद ही इसकी दिलकश आवाज़ में खो गई थी। लेकिन अभी शायद कोई और कशिश का पहाड़ इस पर टूटना बाकी था और वो तब टूटा जब रॉक स्टार सावियान आलम का चेहरा भी रोशनियों की जद में आ गया। पहलू में खड़ी इसकी दोस्त रिमशा तो हू की आवाज़ें निकालती इस पर जान निछावर कर रही थी, लेकिन आज अमराह भी उसे हक्का बक्का देखती ही रह गई। आवाज़ की नेमत के साथ-साथ वो हुस्न की नेमत से भी माला-माल था। चिट्टा सफ़ेद दूधिया रंग, जो देखने से ही कुदरती लगता था। स्याह बाल जिन्हें एक तरफ से मांग निकालकर इसने ऊपर की जानिब कोई स्प्रे या शायद कोई जेल का इस्तेमाल करके कंघी किया हुआ था और इन्हीं सिल्की बालों में से एक लट निकलकर बार-बार इसके माथे पर आकर ठहर जाती। यूँ मालूम होता था जैसे जैसे ये भी कोई फ़ैशन का हिस्सा हो। इसके गुलाबी होंठ जो कि वाक़ई ऐसे थे या किसी लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया था, वो समझ नहीं पाई। भूरी आँखें जिनमें ऐसी चमक और कशिश थी कि इंसान खुद ब खुद इसकी जानिब खिंचा चला जाता। हल्की-सी मूंछें और दाढ़ी का तो बस नामो-निशान ही नज़र आ रहा था। लंबा-सा बारीक नाक, ऐसे लगता था जैसे कुदरत ने इसके नकोश को इंतहाई नफ़ासत से बनाया था। ऊपर से इसकी आवाज़ का जादू, अमराह को बार-बार अपनी जानिब खींच रहा था। उसे आज समझ आई थी कि आखिर लड़कियाँ इसके पीछे पागल क्यों हैं।
रिमशा के बार-बार तज़किरा करने पर भी तकरीबन 2 साल पहले उसने तस्वीर में उसे देखा था, लेकिन वो भी उस अंदाज़ से देखा था कि गोया फ़र्ज़ पूरा किया हो। हकीकतन वो इतना हैंडसम और चार्मिंग है, ये उसने आज महसूस किया था। अगरचे वो रिमशा की हमरा काफ़ी पीछे खड़ी थी, लेकिन फिर अगले ही पल वो खुद ब खुद इसकी जानिब मबज़ूल होती दूसरे लोगों को पीछे धकेल-धकेल कर आगे बढ़ने लगी। इसकी इस हरकत पर रिमशा भी हैरान थी। लेकिन बदकिस्मती से जब वो बिल्कुल स्टेज के सामने पहुंची, तो इसका गाना खत्म हो चुका था। हवाओं को तड़पता छोड़कर वो वापस अंदर चला गया। जाते वक्त वो बमुश्किल बस इसकी पुश्त देख पाई थी। तभी रिमशा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों? तुम भी दीवानी हो गई ना ये रॉक स्टार्स अभियान की? इसके पूछने पर वो मुंह बसूर कर बाहर की जानिब बढ़ने लगी। अरे यारा, कहाँ जा रही हो? अभी तो इसका दूसरा सॉन्ग शुरू होना है। वो लड़कियों को पीछे धकेलती हुई चिल्लाती आ रही थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी मिशा, और मैं अब मज़ीद यहाँ रुककर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें रखना है तो तुम रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। अरे पर रिमशा उससे कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन वो जा चुकी थी। फिर ना चाहते हुए भी उसे अमराह की पैरवी करनी ही पड़ी। एक सफ़ेद कार बहुत ही बड़े बैंक के बाहर कुछ फासले पर आके रखी। उसमें 3 लोग सवार थे। ड्राइविंग सीट पर वही नौजवान था जो गुज़िश्ता सब हीरा मंडी में अपनी अमानत छोड़कर आया था। उसके साथ वाली सीट पर एक और अनजान शख्स मौजूद था, जिसके हाथ में राइफ़ल मौजूद थी। पिछली सीट पर एक जवान लड़का और उसके पहलू में बैठी एक लड़की जिसका हुलिया लड़कों जैसा ही था। इन दोनों के हाथों में भी पिस्तौल मौजूद थे। चारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर वो 3 लोग झट से निकलकर बैंक में दाखिल हो गए। अभी महज़ चंद मिनट ही गुज़रे थे कि वो तीनों हाथ में कुछ सामान लेकर तेज़ी से भागते हुए गाड़ी की जानिब बढ़े, जहाँ ये नौजवान पहले से गाड़ी को स्टार्ट किए हुए था। वो बैंक लूटने में कामयाब हो चुके थे, मगर बदकिस्मती से पुलिस सामने से आती दिखाई दी। लेकिन नौजवान गाड़ी चलाने में इतना माहिर था कि उसने पूरी फुर्ती से गाड़ी को एकदम वापस घुमाया और फ़ौरन चौथे गियर पर चढ़ा दी। पुलिस इनका पीछा करने लगी, लेकिन इन्हें चकमा देकर वो गाड़ी को ट्रैफिक में फंसाकर एक शोरूम में ले गया। इस गाड़ी से उतरकर चारों ने अपनी जैकेट्स उतारी और एक नई कार लेकर फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम दादो। ज़बियान दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर बोला। दिलशाद बेगम अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा शेर। वो करीब बैठा तो उन्होंने इसका माथा चूमा। तबीयत तो खराब नहीं हुई ना आपकी? उसने दादी का हाथ थामकर प्यार से पूछा। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे? वो कंसल? उनको अटकता देखकर वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। आय हाय! कमबख्त क्या लफ्ज़ है वो? उन्होंने अपना सर पीटा तो मुकाबल की मुस्कुराहट हँसी में बदल गई। कॉन्सर्ट दादी, कॉन्सर्ट। उसने लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया। हाँ, हाँ, वही। ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा दादो। अब्दुल बेगम के चेहरे पर भी तबस्सुम सज गया। चलो, माशाल्लाह। जी। अच्छा दादू, आप आज क्या खाएँगी? बेटा, आज मेरा मूड है कि हम सब मिलकर खाना खाएँ। मम्मी-पापा की बात कर रही हैं? हाँ। जवाब सुनकर इसके चेहरे के तासुरात फ़ौरन बदल गए। चेहरे की हँसी अचानक संजीदगी में बदल गई। आप इनके साथ खाना चाहती हैं तो आपको ड्राइवर छोड़ आएगा। बिना कोई दिलचस्पी ज़ाहिर किए वो जैसे ही बिस्तर पर से उठकर जाने लगे तो इसका हाथ थाम गई। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ। तुम्हारे माँ-बाप हैं, वो इनसे मिला करो। चंद लम्हों के लिए उसने गुस्से से होंठ भींचे और वापस घूमा। मैंने कहा ना दादो, आपको ड्राइवर छोड़ आएगा। और जहाँ तक बात मेरी है, तो मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूँगा। उसके लहजे की सख्ती देखकर दिलशाद बेगम खामोशी साध गई। दो टोक अपना फैसला सुनाकर वो चलता बना। इसकी बात इन्हें काफ़ी चुभी थी, लेकिन कुछ भी कहना बेसूद था।